यस एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विटी शेयर से रिलेटेड बात किया था और इवन सेबी के फंक्शंस पे भी बात किया था हम लोगों ने। सो इक्विटी शेयर के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। नाउ इट्स टाइम टू प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आज हम लोग करेंगे पूरा का पूरा, एंड इवन डिबेंचर्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द ओनर्स फंड। ये भी एक जरिया ही है जिससे कैपिटल रेस किया जा सकता है और ओनर्स कैपिटल में ही आता है। बट एज यू ऑल नो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का क्या रहता है, फिक्सेशन रहता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कभी भी क्लोज डाउनिंग होता है या कभी भी वाइंडिंग अप होता है, सो आफ्टर पेइंग ऑफ द डिबेंचर्स को पे करने के बाद हम लोग किसको पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट पे करना पड़ता है हम लोगों को, राइट। इवन उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता है वोटिंग का, तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स में देखा था। एंड प्लस है यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। हाँ, नो फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस। यस, तो कोई भी उसकी प्राइस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। चलो, सो इसमें बेसिक सी डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड और व्हेन द कंपनी इज क्लोज्ड or goes in a liquidation, and while returning the money or the shares which get the first preference are called the preference shares। और इसके फीचर्स में भी कॉमन सी बात कही है, that is a first right to get dividend and first right to get the refund of the capital। मतलब दोनों में से, इक्विटी शेयर्स में से और प्रेफरेंस शेयर्स में से सबसे पहले हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाने हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। राइट टू वोट नहीं है, ओके। कुछ लिमिटेड मैटर्स, मतलब उनके रिलेटेड कोई डिसीजन हो रहा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिलेटेड, तो ठीक है उनको वोटिंग राइट होगा। बाकी कुछ पर्सनली या मैनेजमेंट रिलेटेड वो लोग नहीं कर सकते कुछ भी। एंड देयर इज नॉट मच फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इसका सबसे ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपसे पूछ लेते हैं 7 मार्क्स के अंदर, या फिर आपका जैसा पेपर स्टाइल अभी हो कि 10 मार्क्स में पूछ ले या क्या। सो क्या है, एक तो हम लोगों ने बेसिक इसके फीचर्स पढ़े, राइट। तो फीचर्स के अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड, फर्स्टली, ठीक है। फिर सेकेंड है फर्स्ट राइट टू रिफंड ऑफ द कैपिटल। मैम पेज नंबर एक बार रिपीट करो ना। हाँ, पेज नंबर आपका है ये 161 पे, प्रेफरेंस शेयर्स 161 पे, ठीक है। इट्स अ यूनिट 4, है ना। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर आ जाता है ये। पेज नंबर आपके बुक पे आई थिंक 161 के आसपास ही हो, ठीक है। फिर आपको बताया है थर्ड वन, दैट इज राइट टू वोट इन लिमिटेड मैटर्स, राइट टू वोट इन लिमिटेड मैटर्स, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, दैट इज not much fluctuation in market price, ओके। तो ये आपके आ गए फीचर्स। अब मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है प्रेफरेंस शेयर में उसके टाइप्स, क्या आते हैं, टाइप्स। तो यहाँ पे आपके पास पूरा चार्ट अवेलेबल है टाइप्स का। सब लोगों का पेज ओपन है, सब लोगों को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से अपने बुक में टाइप्स। सो यहाँ पे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, तो सबसे पहला आ जाता है, हम लोग अगर टाइप्स देखें तो मैं चार्ट ही बना दे रही हूँ यहाँ पे, हम। तो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गेटिंग
डिविडेंड, ठीक है। इसके अंदर ए आ रहा है, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बी आ रहा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। सेकंड आ रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल, सो व्यू पॉइंट ऑफ refund of capital, तो इसमें आ जाता है हमारा A, that is redeemable and irredeemable, redeemable preference share and B irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ओके, और थर्ड वन मैं यहीं पे लिख रही हूँ, थर्ड वन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आपका आ रहा है शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, तो इसमें आएगा पार्टिसिपेटिंग, इसमें होगा ए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और फोर्थ वन that is according to the conversion, right? So viewpoint of conversion, so conversion में यहाँ पे सबसे पहला आता है convertible preference shares और B है non convertible preference shares, ठीक है। सो ये इतने आपके है टाइप्स, टोटल है 8, ठीक है। कितने हैं टोटल? 8। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, तो उसमें सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि लॉस में है या क्या है कंपनी, तो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे भले लॉस में, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं है, अगर नहीं कमाती है तो ठीक है, चलो नहीं भी पे किया डिविडेंड, ओके। तो ये नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव हुआ। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो दैट इज रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल में क्या है? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, कि कितने साल में रिडीम करना है, उसका ये जो पीरियड है, रिडीम करना मतलब फिर से उनका पैसा लौटाना, ठीक है। कब? अपने रिफंड कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं उनका पैसा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो पीरियड होता है वो फिक्स रहता है कि भाई इतने पर्टिकुलर ईयर्स के बाद हम लोगों को पैसा उनको लौटा देना। इररिडीमेबल में कोई भी पीरियड उनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट कमाती है, फॉर एग्जांपल कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया इस साल, तो क्या उन लोगों को एक्स्ट्रा डिविडेंड और एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा? तो अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको मिलेगा हिस्सा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट का, ज्यादा डिविडेंड वगैरह मिलेगा। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ। और द लास्ट वन दैट इज कन्वर्जन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल इनटू व्हिच शेयर्स, किसमें हो सकता है? तो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, राइट। तो अगर कन्वर्ट
शेयर्स है तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में। अगर वो नॉन कन्वर्टेबल है तो वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते। इतना बेसिक सा ही बताया है। और ये आपसे पूछ लेते हैं तो आपको बस एक बड़ा सा चार्ट बनाने का टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, अच्छे से हॉरिजॉन्टल बनाने का ताकि अच्छा लगे, और फिर उसको फिर बस थोड़े थोड़े 2-3 लाइन में हर किसी को, क्यूमुलेटिव को, नॉन क्यूमुलेटिव, सबको ऐसे क्या करने का, एक्सप्लेन कर देने का, तो आंसर खत्म आपका। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे रिडीमेबल में टाइम पीरियड फिक्स्ड, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं। कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वेदर कंपनी having the losses or what or a profit whatever it is. नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिला जाएगा उनको, हाँ भाई शेयर मिलेगा उसका, नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, सो बहुत इजी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिए। तो क्लियर एवरीवन? So just raise a hand or what? Everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. चलो नेक्स्ट आ जाता है, that is advantages and limitations of the preference shares. So बहुत easy है इसके advantages and limitations भी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that is advantage है कि भाई डेफिनेट डिविडेंड देना पड़ेगा भाई, पर्टिकुलर उसका फिक्सेशन रहता है। जैसे आप लोग अकाउंट्स में भी करते हो कि भाई 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए भाई हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो ये क्या है, वो 9% दैट इज द फिक्स्ड रेट। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डिविडेंड देना ही होता है अपने को, रिडक्शन भी नहीं रहता है इसमें। प्लस रेगुलर डिविडेंड, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि रेगुलर डिविडेंड नहीं देना है या क्या। So regular dividend, that is also the advantage of the preference shares. तो preference shares में इन्वेस्ट वो करे जिसको लाइफ में रिस्क नहीं लेना हो, समझे? उसको रेगुलर रिटर्न चाहिए, रिटर्न से मतलब अपने डिविडेंड से मतलब है काफी अच्छे से रेगुलर आ रहा हो। बस ऐसे जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि देखो काफी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिंदगी में रिस्क नहीं लेना पसंद करते, और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ठीक है नॉर्मली खेलते, कभी खेल लिया रिस्क में, कभी नहीं खेला, ऐसे होते हैं। और कभी बहुत ज्यादा रिस्क टेकर्स वाले इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो जिनको रिस्क नहीं लेना हो ना लाइफ में, भाई इन्वेस्ट भी करना हो, रिस्क भी नहीं चाहिए अपने को, रेगुलर डिविडेंड चाहिए अपने को, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसको रिस्क लेना हो ना, वो बंदा क्या करेगा, कौन से इसमें इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी शेयर्स में। कभी आपको भी कभी लाइफ में, जी 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 बोलो मैम। अभी तो सिर्फ इक्विटी शेयर से इश्यू होते हैं ना, लाइक जनरली प्रैक्टिकली मार्केट पब्लिक कंपनी के लिए देखो इक्विटी शेयर्स इशू करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और मतलब हर एक कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इज कंपलसरी टू इशू, ऐसा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स भाई चांस मारते कि अगर उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए या क्या, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। 3 ऑप्शंस होते हैं जनरली, मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का वो कैसे होता है, 4 तरीकों का कैपिटल, 4 तरीकों से हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर। या तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करे, या तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इशू करे, या तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स इशू करे, या तो इक्विटी प्लस डिबेंचर्स इशू करे। तो ये चारों में से ऑल्टरनेटिव ऐसा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो अभी साइज ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। और उसके अलावा भी बोरोड फंडिंग में डिबेंचर्स के अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स रहते हैं, देन लोन्स रहते हैं काफी, ऐसा भी होता है जनरली। इक्विटी शेयर तो कंपलसरी हर एक कंपनी के लिए है ही ना इशू करना, हर एक कंपनी, वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है शेयर्स, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक में इशू कर सकती है शेयर्स। जैसे प्राइवेट कंपनी आपने जनरली देखा होगा जिसके पीछे पीवीटी एलटीडी लगा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी जैसे आईसीआईसीआई है, देन
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, विप्रो है। सो ऐसी सब जो कंपनीज है वो पूरी की पूरी क्या है, वो पब्लिक कंपनीज है, राइट। और अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना हो कि कंपनीज में प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, ये कितना है, सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन, और आप लोग आगे चलकर जैसे इवन आपने रेशियोज भी निकाले होंगे कि डेट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स, देन लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियोज, ऐसा आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर काउंट किया होगा, इवन आगे चल के भी काउंट करोगे आप इस पे। तो आप मनी कंट्रोल करके ऐप आता है, तो मनी कंट्रोल ऐप अगर आप डाउनलोड कर दोगे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, वो एक जरिया है जस्ट कि आपको इन्वेस्टमेंट करना हो या क्या। प्लस उसमें आपको डेटा भी मिल जाती है काफी, ये जो भी पब्लिक कंपनीज वगैरह है ना, तो उनका मार्केट प्राइस कैसा चल रहा है, देन उनके कितना शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिर उसकी स्वॉट एनालिसिस भी मिल जाता है उसके अंदर कि भाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या है। मतलब उस एप्लीकेशन में हर एक कंपनी रिलेटेड सब कुछ अपडेट होता है, वो भी जैसा जैसा मार्केट चल रहा हो जिस तरीके से, हर एक चीज। आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में, मैम जी क्या बोल रहे हो? मैम प्राइवेट कंपनीज तो फिर किसको इश्यू करती है शेयर? प्राइवेट कंपनीज अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इतने लोगों में ही इशू होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिट होती है ना शेयर होल्डर्स की, 200 शेयर होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए शेयर होल्डर्स, और मैक्सिमम देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है ना थ्रू प्रोस्पेक्टस, अपने बैनर्स लगेंगे, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस रेडी किया जाएगा, ब्रोकर्स और इनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा, पब्लिक इशू जो हम लोग बोलते हैं, आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक इशू, अगर आपने सुना हो। ये पब्लिक इशू रिलेटेड हम लोग सेकंड चैप्टर, हमारा यूनिट 2 है ना जो आईएफएस में, उसके अंदर पढ़ेंगे पूरा का पूरा पब्लिक इशू कैसे किया जाता है। पब्लिक इशू के लिए हम लोगों को मैनेजर, एक एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ता है, जो पूरा का पूरा, आपने जैसे शेयर कैपिटल आप करते हो, शेयर कैपिटल एप्लीकेशन आता है, देन बैंक में आपका आएगा पर्टिकुलरली अमाउंट वगैरह, फिर अलॉटमेंट होगा, और फिर अगर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर कुछ भी कॉल इन एरियर्स वगैरह होते हैं, वो सबकी एंट्रीज होगी, पूरा मतलब नोट डाउनिंग सब कुछ किया जाता है। और अगर कुछ नहीं, जिसने भी जिसको अलॉट नहीं किया या क्या, तो फॉर फीचरिंग होगा, फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स होगा, मतलब ये सब कुछ किया जाता है। तो आप जो पढ़ के आए हो ना, वो एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा, भले हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी रिटर्न नहीं करते कुछ भी, लेकिन हाँ होता है, रिटर्न भी होता है ये चीज, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतने सारे हमारे पास है, सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। तो पब्लिक इशू आप यूनिट 2 के अंदर पढ़ोगे, व्हाट इज राइट शेयर्स, व्हाट इज बोनस शेयर्स, व्हाट इज पब्लिक इशू, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स, व्हाट इज बीएससी, व्हाट इज एनएससी, वो सब चीजें यूनिट 2 के अंदर बताइए आपको पूरा का पूरा अच्छे से। तो मैंने इसलिए आपके साथ पहले ये शुरू किया कि आपको जनरली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बारे में अगर नॉलेज होता है तो मैं पब्लिक इशू पे आऊँ ना, कि हाँ भाई पब्लिक इशू फिर मैं आपको समझाऊं करूं, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। भाई बेसिक आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होता है, कौन यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोरोइंग, लेंडिंग, ये काम होता है, बट कौन करता है, कैसे करता है, बैंक्स के थ्रू भी होता है, शेयर मार्केट के थ्रू भी होता है, फॉरेन मार्केट भी है, तो सब में हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ। बैंक पार्टिसिपेट करती है, ब्रोकर्स है, इतने सारे लोग, इंटरमीडिएटरीज है, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, सब। और कमर्शियल बैंक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आप यूनिट 3 में पढ़ोगे पूरा का पूरा। कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, कैसे करती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, what is the meaning of the mutual fund, what are the advantages, limitations of the mutual fund companies, and then इंश्योरेंस के बारे में कि what are the type of insurance, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एवरीथिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हर एक चीज आपको यूनिट 3 में मिल जाएगी पूरी की पूरी, समझे। तो ऐसे ओवरऑल आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं,
समझे? और जिस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उस दिन मैंने ओवरऑल पूरा आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। यस, और कुछ डाउट आपका? डिस्कशन करोगे तो काफी मजा आएगा आपको, आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा जानने को। यस, एनीवन? और किसी को कोई कुछ? मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करके देखना, उस पे है ना सब चीजें आ जाती है। मतलब आपको अच्छा खासा आपको दिखेगा कि भाई आपको कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। प्लस मैं बोलती हूँ अभी अभी जैसे स्कैम 1992 है, उसकी वेब सीरीज देखो करो। मतलब अभी एग्जाम्स वगैरह ठीक है, चलो अभी तो पढ़ाई करनी है अपने को, बट अगर किसी ने देखी भी हो तो उसके लिए काफी ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तो काफी अच्छे लेवल पे समझ में आएगा क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। बट वो पुराना दिखाया हुआ है 1992 का कि भाई हर्षद मेहता ने किस तरीके से स्कैम किया था। तो हर्षद मेहता ब्रोकर ही था और बहुत बड़ा स्कैम किया था, बहुत बड़ा स्कैम। तो उसके लिए दिमाग चाहिए ना, वैसा स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए काफी अच्छे लेवल पे। तो आप करियर इसमें भी बना सकते हो अपना, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स के लिए ये चीज है। और ऐसा नहीं है, मेरे पास मेरी एक और स्टूडेंट थी जो इवन स्टॉक एक्सचेंज में ही काम करती है, शेयर मार्केट रिलेटेड ही काम करती है, काफी अच्छे लेवल पर वो काम करती है। उसकी कितनी मैं बताऊं, उसकी 40 to 50,000 सैलरी वगैरह थी, उसने बताया था मुझे कुछ। तो काफी ऐसे लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, कुछ वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। शेयर ब्रोकर्स फॉर्म है इतनी सारी। आपको अगर इसके बाद मैं आपको बताऊं, सो ट्रेडबुल्स एक बहुत बड़ी फॉर्म है, उसके अंदर भी आप ये चीज कर सकते हो। सीख मतलब ऐसे कैसे कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत करियर अगर बनाना ही है फाइनली उसके अंदर, या इंटरेस्ट हो अगर, तो इस चीज को ऑप्ट करना काफी अच्छा है, काफी अच्छा करियर है आजकल के टाइम पे तो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कैसे करना है, किस तरीके से। बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है काफी अच्छे लेवल पे। किसी ना किसी ब्रोकर फर्म में भी चले जाओगे ना जॉब वॉब करने, तो भी अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। बट एक बार डाउनलोड करके देखो मनी कंट्रोल ऐप आज के लिए, उसमें देखो किस तरीके से पूरा बता रहे हैं, हर चीज बताएंगे आपको। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, देन इसका जब मार्केट खुला था तब प्राइस क्या था। तो ऐसे धीरे धीरे जानोगे, और कैसे यूज करना है, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करें, क्या करें। उसके लिए यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास। कैसे एप्लीकेशन यूज करनी है, कैसे डीमेट, आज डीमेट अकाउंट ओपन करवाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। किसी भी ब्रोकर के पास जाओगे आराम से डीमेट अकाउंट ओपन करके दे देगा आपको। जनरली क्या है देखो, आज के टाइम पहले क्या होता था, ऐसे पेपर्स होता था, जैसे ये किसे बुक है राइट, इसका ऐसे पेपर है ना, ऐसे समझो ये 100 शेयर्स है, ऐसा होता था पहले। तो भाई दिस इज 100 शेयर्स, एंड हम लोगों को ना ये फिजिकल फॉर्म में होता था और हम लोगों को ऐसे संभाल के रखना पड़ता था, फाइल आउट करना पड़ता था ये शेयर्स, जिसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। देखो शेयर इश्यू करना मतलब ये जैसे ऐसे समझो कि ये 100 शेयर्स है, तो सामने कंपनी क्या कर रही है, ये शेयर दे रही है और सामने से पैसा ले रही है, तो कुछ तो वो एविडेंट प्रूफ देगी ना कुछ कि भाई तुमने क्या परचेज किया, तो तुमने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं उसको। तो उस कंपनी का नाम और फिर शेयर होल्डर का नाम और सब कुछ लिखा होता था, पहले ऐसा होता था जनरली। बट अभी क्या हो गया है, यही शेयर्स को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आप सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवाते हो, उसके अंदर आप अपनी सेविंग्स रखते हो, ठीक है, अपना जो भी मन करता है आपको उतनी सेविंग्स रखते हो आप। उसी तरीके से डीमेट में भी ऐसा होता है, उसमें क्या होता है, आपकी सिक्योरिटीज होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बस, और कुछ वो नहीं है। ओके, क्लियर? और एनी डाउट एनीवन, किसी को कुछ डिस्कस करना हो? नो मैम। ओके, चलो, सो हम लोग थे एडवांटेजेस पे, राइट। सो असेट्स रिमेन बर्डन फ्री। यहाँ पे देखो वैसे क्या होता है, डिबेंचर क्या है, बोरोड फंड है ना, इट्स एक्चुअली द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिबेंचर्स को पे करना है हम लोगों को पैसा, उसका तो भाई कुछ भी हो जाए, कंपनी कैसे भी हो, लिक्विडेट हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए, कंपनी को पे करना होता है, असेट्स बेचकर भी पे करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को। बट प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ऐसा नहीं होता है,
ऐसा नहीं होता है कि भाई कंपनी के पास नहीं है कुछ भी तो भी जबरदस्ती पे करना ही करना है। डिबेंचर्स में ऐसा है, क्योंकि डिबेंचर्स के लिए कंपनी क्या करती है आपको पता है, पहले ही मॉर्गेज कर देती है, वही असेट्स वगैरह सब कुछ मॉर्गेजिंग कर देती है और फिर टाइमली पे करती है। तो असेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, बर्डन वाले हो जाएंगे, मॉर्गेजिंग हो जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, इस वजह से इधर एडवांटेज दिया हुआ है कि असेट्स आर द बर्डन, उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी मॉर्गेज हमारे असेट्स नहीं है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, यस ऑफ कोर्स। सो काफी अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकेंगे। और हम लोगों को क्या रेगुलर रहना देना पड़ेगा ना उनको डिविडेंड वगैरह, तो हम लोग भी सही तरीके से मैनेज करेंगे सारे बिजनेस को, कैपिटल अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। फिर नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि वो लोग एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीनों से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एवरी ईयर हर एक पब्लिक कंपनी को ऑर्गेनाइज करनी ही पड़ती है एनुअल जनरल मीटिंग। और कभी ऐसा कुछ स्पेशल कुछ हो गया या कुछ स्पेशल डिसीजन लेना है या क्या, उसके लिए स्पेशल जनरल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकती है आराम से। बट देयर आर मेनी प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस है एजीएम ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा एंड व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दैट मीटिंग, और ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, समझे। और एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होती है, जहाँ उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होती है वो कंपनी की। अगर उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई जाना पड़ेगा और एनुअल जनरल मीटिंग वहां पे ही होगी, कोई और जगह पे, कोई और स्टेट में, कोई और सिटी में नहीं होगी। जिस सिटी में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होती है कंपनी की, उसी स्टेट में एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। आपको पता है रिलायंस तो मतलब काफी बार तो रिलायंस को ऐसा होता था, उसके शेयर होल्डर्स इतने हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसको स्टेडियम बुक करवाना पड़ता था फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, या बहुत बड़ा उसको कुछ ऐसा बुक करवाना पड़े जहाँ पे सब जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह है। या कभी आपने यूट्यूब पे किसी भी कंपनी की एजीएम देखी है, सुनी है? अभी भी तो रिलायंस की थोड़े टाइम पहले ही, 1-2 महीना पहले ही, आई थिंक सो अगस्त के टाइम पे या सितंबर के टाइम पे ही रिलायंस ने अपनी एजीएम वर्चुअली ऑर्गेनाइज की थी, पूरा का पूरा। जो आया था कि फेसबुक एंड गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिलायंस जियो इसमें। आपने पढ़ा हो ये चीज, कुछ टाइम पहले की बात है जस्ट। तो उसने एजीएम तो कभी देखा करो यूट्यूब पे, ऐसी सब चीजें तो काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल पे सब दिखा, मतलब पूरा स्टोरी बताएंगे एंड किस तरीके से एजीएम होती है, क्या कैसे रिजोल्यूशन होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा प्रैक्टिकली कि भाई प्रैक्टिकली कैसा होता है सब कुछ। क्योंकि यार थियोरी सारा दिन पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो इतना प्रैक्टिकलिटी पे हम लोग नहीं आते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ, मैं तो 11th वालों को भी, 12th वालों को, सब बच्चों को जितने भी मेरे साथ कनेक्टेड है, सबको मैं बोलती हूँ कि प्लीज देखा करो ऐसी सब चीजें, कुछ ना कुछ जिस चीज में आपको अगर इंटरेस्ट हो, तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, मैं वो बोलती हूँ। ऐसा नहीं है जबरदस्ती देखो ही देखो, क्योंकि हम लोगों को ये बेसिक ये सब का नॉलेज होना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे नहीं, या जैसे फैक्ट्रीज कैसे काम करती है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या होता है पूरा, कैसे मैनेजमेंट होता है, या फिर एनुअल रिपोर्ट्स जो कंपनीज की होती है उसको एक बार लुक देने का, कभी गो थ्रू करने का। तो जैसे उसी दिन मैं लेक्चर ले रही थी 11th वालों के साथ, 11th स्टैंडर्ड वालों के साथ लेक्चर ले रही थी, और उन लोगों को आज देखो, आज हम लोग इस तरीके से लाइव लेक्चर ले सक रहे हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता था, वैसे हम लोग आमने सामने होते तो मे बी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या क्या, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इवन स्क्रीन शेयरिंग कर सकती हूँ, सब चीजें कर सकती हूँ। तो उनको पूरी मैं टाटा मोटर्स की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में दिखा रही थी पूरी, देखो दीज आर द डायरेक्टर्स, रतन टाटा इज द चेयरमैन, उसकी स्पीच देखो, टाटा मोटर्स के इतने सारे प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम द नॉर्मल रेंज टू द प्रीमियम रेंज, एवरीथिंग, उसकी बैलेंस शीट, उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा स्टेटमेंट्स अच्छे से उन लोगों को, पूरे कितने 400 पेज, 400-500 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है,
उसको कभी कभी ना जस्ट गो थ्रू करने का, हम लोगों को बैठे बैठे ये सब चीजों से क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा, कंपनीज के बारे में आप जान सकोगे। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता है कि आपका आगे चल के क्या एम है क्या है, तो मैं तो जनरली बोलूंगी कि आजकल जो कंपटीशन है, जो एक्सपर्टाइजेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, ये तो अहमदाबाद में इतना फिर भी कम है, काफी लो लेवल पर चीज हो रही है। बाकी अब कंपटीशन आप मुंबई देख लो, पुणे देख लो, मतलब मुंबई में तो ऐसा है कि आपको जॉब जो मिलती है ना, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, हाँ भाई पर्टिकुलर आप एमबीए किए हुए हो खाली, ऐसा नहीं मिलेगी आपको पुणे में या मुंबई में, ऐसा नहीं है। वहां पे आप कौन से इंस्टीट्यूट से आप एमबीए किए हुए हो, कितने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप एमबीए किए हुए हो ना, उसके बेसिस पे आपको एमबीए, उससे पता चलता है कि भाई आप किस लेवल पे आपने एमबीए किया हुआ होगा, कि आपका स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड लेवल कैसा होगा पर्टिकुलरली। और यहाँ पे तो अहमदाबाद में तो क्या कर देते हैं, विदाउट कैट एमबीए कर लेते हैं भाई। तो ऐसा सब नहीं होता है, वहां पे कंपल्शन है। अगर आपको कट ऑफ इतना चाहिए, आप देख लो पुणे सिम्बायोसिस देख लो, बैंगलोर सिम्बायोसिस देख लो, या बैंगलोर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज देख लो जो प्रोवाइड करती है सब कुछ, तो वहां पे स्टैंडर्ड है एकदम अच्छा खासा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोगों को क्या है पढ़ाई, ये सब कुछ ऑनलाइन। बट मैं आपको बताऊं, आज भी भले सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन देन ऑल्सो मुंबई की हालत अब भले कैसी भी हो, कुछ भी हो, कंपटीशन मतलब जबरदस्त का कंपटीशन है, कुछ भी हो जाए, बहुत लेवल पे बात करते हैं वो लोग। और वो बीकॉम को तो कुछ गिनते ही नहीं है, क्या खाली बीकॉम, जैसे कुछ वैल्यूज नहीं हो उसकी। और गुजरात यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस वैसे भी लो है पहले से ही, आप कोई और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा लो है। सो आपको आगे बढ़ते रहना है, सब कुछ करना है आगे यार, गर्ल्स सब कुछ करती है यार। आप उसकी पेप्सी कंपनी की देखो, मार्केटिंग मैनेजर गर्ल है यार, पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में एमबीए मार्केटिंग करना, सब कुछ करना एक गर्ल के लिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एक्चुअली। तो ये सब चीजें करने की आप लोगों को, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सो दे आर वेराइड अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स फील्ड में। तो आप कहाँ जाना चाहो, आपको शेयर मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट हो, आपको एमबीए रिलेटेड इंटरेस्ट हो, आपको जो जिस चीज में इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं है कि आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो या फिर आप उसमें भी मास्टर्स कर सकते हो, सब चीजें, हर एक चीज अवेलेबल है। बट बेस्ट करना है, स्ट्रगलिंग रहना है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ साल के बाद अपने को बस बीकॉम किया, एमकॉम किया, खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं करना है। और आगे जितना लेवल पर जा सकते हो उतना अच्छा नॉलेज, क्योंकि ये टाइम है आपका नॉलेज लेने का। आज घर पे हो, मैं तो बोल रही हूँ कि घर पे है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज हम लोग घर पे है तो हम लोग देखो डेली मेरा होता ही है, बिकॉज माई लाइफ विजन इज एक्चुअली learn every day something new, every day learn something new, कुछ नया सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, अपना नॉलेज एक्सपांशन करते रहो। ठीक है, पढ़ाई तो नॉर्मल है, एग्जाम्स और ये सब तो चलता रहता है, अभी कॉलेज में इतना कोई बड़ी चीज नहीं है उसकी। ठीक है, सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, भाई बहुत हो गई बातें। सो नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली साउंड एंड वेल नोन कंपनीज कैन ऑब्टेन द कैपिटल बाय द लो रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड विद दिस कैपिटल। हाँ, इसमें ये चीज है कि इक्विटी शेयर को एक्वायर करना, भाई इक्विटी शेयर इश्यू करना मार्केट में और उससे कैपिटल एक्वायर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी मगजमारी होती है, बहुत सारा लीगल वर्क होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स का इतना कॉस्ट नहीं लगता है, तो वो हम लोग लो कॉस्ट पे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं कैपिटल, और हम लोग वो कैपिटल से काफी अच्छा बिजनेस भी चला सकते हैं एंड इवन प्रॉफिटेबल, हम लोग उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब कुछ बढ़ाकर हम लोग अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे रन प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड कैन pay more dividend to the equity shareholders, so that means advantage of trading on equity can be obtained. So यहाँ पे ये चीज हो सकती है भाई,
इक्विटी का कोई भरोसा नहीं होता है कि भाई कभी ज्यादा डिविडेंड मिल गया, कभी कम डिविडेंड मिल गया, कब नहीं भी मिला चले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, काफी अच्छे लेवल पर और थोड़ा रिस्क फ्री वाले ही होती है। फिर वेराइटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताया कि 4 टाइप्स है कैपिटल स्ट्रक्चर के, ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डिबेंचर और इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर। सो ये एक जरिया ही आ जाता है कि हाँ भाई कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है कंपनी का। फिर है शेयर इन प्रॉफिट। सो हम लोगों ने देखा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिन लोगों को अगर जो पार्टिसिपेटिंग शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको इवन प्रॉफिट का सरप्लस जो भी हुआ हो, कुछ भी जितना भी प्रॉफिट सरप्लस हुआ हो तो उसका हिस्सा भी उनको मिलता है, ठीक है। फिर है राइट ऑफ कन्वर्जन इन इक्विटी, यस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, ये चीज हो सकती है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। रिफंड ऑफ द कैपिटल, यस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे फिक्स्ड होता ही है, रिडीम करना ही पड़ता है जनरली। सो देखो ये सब है ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब है लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है। तो ये इनका जो रिडीम करने का पीरियड भी होता है ना वो 15 साल 20 साल इतना तो कम से कम होता ही होता है। सो रिटर्न होगा ही होगा, ये चीज है। फिर फर्स्ट राइट टू गेट बैक द कैपिटल, तो पहला राइट मिलता है भाई उनको मिल जाता है। एंड द लेस एलिमेंट ऑफ स्पेक्यूलेशन, सो यहाँ पे थोड़ी प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटेड गैम्बलिंग कम होती है, इक्विटी शेयर्स में बहुत ज्यादा स्कैम्स और बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस और ये सब कुछ बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो डायरेक्टर्स भी काफी बार कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, बिकॉज दे हैव द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ऐसा सब हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसी सारी चीजें स्पेक्यूलेशंस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और लिमिटेशन में बर्डन ऑफ पेइंग हाई डिविडेंड, हाई रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, नो राइट ऑफ वोटिंग है, नो कैपिटल गेन, कोई कैपिटल इक्विटी शेयर में मिलता है कैपिटल गेन, इसमें नहीं। कोई बोनस शेयर्स नहीं मिलते इनको, राइट शेयर्स भी नहीं मिलते हैं, एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी बेनिफिट नहीं है, और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। लेस देन 1 मिनट, एक जस्ट कुछ सेकेंड्स पड़े होंगे। So that's it. Thank you. Have a nice day, everyone. Bye-bye.